अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो होगा एडवांस ऑन पेज एसईओ फैक्टर्स। पिछली वीडियो में हमने एसईओ फैक्टर्स के बारे में बात किया था, ऑन पेज एसईओ फैक्टर के बारे में, लेकिन उसमें जो हमने डिस्कस किया था वो बेसिक और मतलब प्राइमरी से कहते हैं मस्ट होता है वो तो। लेकिन उसके अलावा अभी थोड़ा गूगल ने एडवांस लेवल पे भी कुछ जो फैक्टर्स हैं वो भी इंक्लूड हैं, जो कि हम उनको कंसीडर कर सकते हैं। अगर वो हम फैक्टर्स को इंक्लूड कर लें तो हमारी ऑन पेज एसईओ बेटर हो सकती है। तो उसमें सबसे पहले जो होगा, जैसे कि आप व्यूअर्स देख सकते हैं, पिछली जो हमने वीडियो में चेकलिस्ट दी थी उसमें मैंने हाईलाइट कर दिया कि यूनिक कंटेंट, यानी कि इस यूनिक कंटेंट के बारे में हम बात करेंगे कि कंटेंट में हम कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और गूगल के एडवांस लेवल जो चीज़ें हैं वो अपने कंटेंट के लिहाज से कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम फिर उसके बारे में बात करें तो फैक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जी कंटेंट रेजिडेंसी फ्रीक्वेंसी। तो रिसेंटली का मतलब ये होगा कि आपने अपना कंटेंट डिजिटल कम लॉन्च किया, और फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होगा कि आप किस फ्रीक्वेंसी से लॉन्च कर रहे हैं। यानी कि आप एक दिन में कंटेंट अपलोड किया तो फिर अगले दिन आपने कंटेंट अपलोड किया, ये फ्रीक्वेंसी अच्छी होती है। अगर आप हफ्ते 2 हफ्ते बाद अपनी अपडेशन कर रहे हैं, महीने लग जाते हैं आपको अपडेशन करते हुए, अपने कंटेंट अपलोड करते हुए, तो ये प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। गूगल इसको भी मेजर कर रहा होता है। जिस तरह आपका कंटेंट सेम रहता है तो यूजर ये पसंद नहीं करेगा, इसी तरह गूगल भी पसंद नहीं करता। तो रिसेंटली फ्रिक्वेंसी फैक्टर को आपने देखना होता है। पॉइंट इसमें यह है कि गूगल चाहता है कि यूज़र को फ्रेश कंटेंट मिले, जिससे यूज़र अगर फर्स्ट कंटेंट मिलता है तो वो बार बार आपकी वेबसाइट पे आएगा। अगर आपकी वेबसाइट अपडेट नहीं होती तो गूगल उस वेबसाइट को रैंक करना छोड़ देगा। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं न्यूज़ वेबसाइट की, जो बेस्ट एग्जाम्पल हो सकती है कि रोज़ाना रिसेंटली जो है न्यूज़ जो आती है वो अपडेट कर आ जाती है उस वेबसाइट पे। तो गूगल जो है उस चीज़ को पसंद करता है कि अपनी वेबसाइट को अपडेट रखना, ताकि यूज़र उस वेबसाइट को बार बार विजिट करे, और इस चीज़ को नज़र रखते हुए वो आपकी वेबसाइट को रैंक कर देता है। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें? वैसे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम ये काम नहीं करते तो? जैसे नुकसान आपकी वेबसाइट का ही होना है, वो इसलिए कि गूगल आपकी वेबसाइट को प्रमोट करना बंद कर देगा। तो यूज़र को हम इस पॉइंट में ये होता है कि यूज़र का अपने एक्सपीरियंस अच्छा करना। जितना यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होगा, गूगल आपकी वेबसाइट को खुद ब खुद प्रमोट करना शुरू कर देगा। और अगर आप ये काम नहीं करते, सेम कंटेंट होने की वजह से यूज़र आपको छोड़ के चला जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा, जो एक्सपर्ट बैठे होंगे उनका काम तो फ्लॉप हो गया। ठीक है, तो इसलिए वेबसाइट को अपडेट रखना, वो भी फ्रीक्वेंसी के साथ अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। अब ये पॉइंट जो है सबसे बेस्ट है उन वेबसाइट के लिए जो ब्लॉगिंग करते हैं। ब्लॉग वेबसाइट होती हैं उनके लिए बेस्ट है। ठीक है जी, वो इसलिए कि हम अपने ब्लॉग के ज़रिए यूज़र को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनकी नीड्स को पूरा कर रहे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल ब्लॉगिंग की रहती है, जो कि हम यूज़र को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसमें एक और चीज़ का बहुत अच्छी चीज़ होती है कि हम कीवर्ड्स अपने पेजेस पर जो है टारगेट कीवर्ड रखते हैं। उससे क्या होता है, ब्लॉग हमें बाकी कीवर्ड भी यूज़ करने में हेल्प देता है। यानी कि हमने टारगेट कीवर्ड तो रखा ही रखा है, लेकिन उसके अलावा और भी जो रेलेवेंट कीवर्ड होते हैं हम उसको अपनी ब्लॉगिंग में यूज़ कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि जब एक यूज़र कोई और कीवर्ड यूज़ करेगा, सर्च क्वेरी करेगा, तो उससे क्या होगा, आपके ब्लॉग भी उस पर रैंक करना शुरू कर देगा, क्योंकि आपके ब्लॉग के अंदर वो कीवर्ड्स इंक्लूड होंगे। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को नहीं पता कि हम कौन सा फ़ोन लें, किस प्राइस में लें, मुनासिब कौन सा फ़ोन मिलेगा, तो वो जाके सर्च करेगा गूगल पे टॉप 10 मोबाइल फ़ोन्स पर। तो क्या होगा कि हम टॉप 10 मोबाइल फ़ोन्स पर आर्टिकल लिख सकते हैं, ब्लॉग लिख सकते हैं। तो वो क्या होगा, इस रिसेंट जो ब्लॉग होगा ना, वो सबसे पहले गूगल आपको शो करवाएगा, और जब उस पे आपकी जो मतलब इन्फॉर्मेशन दी होगी वो अच्छी होगी तो वो आगे शेयर भी करेगा। इससे आपकी गूगल पर वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मसला इसमें ये है कि जब किसी को खुद से ब्लॉग लिखना पड़ जाए तो वो उनके लिए मसला बन जाता है। यानी कि वो खुद कहते हैं कि हमें लिखना नहीं आता। तो उसके लिए बेहतर यही है कि प्रैक्टिस जो है कर लें आप पहले से। जिससे आप कॉपी राइटिंग जिसे कह सकते हैं, वो मैं इस वीडियो के लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो जाकर पढ़ें। वो उसमें भी हेल्प मिलेगी आपको। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो फिर आपको एक राइटर हायर करना होगा जो आपका ब्लॉगिंग का सारा सिस्टम होगा वो मैनेज करेगा।
ब्लॉगिंग के आइडिया बेशुमार हैं, वो तो आप किसी भी लिख सकते हैं, या आप मोबाइल फ़ोन लिख सकते हैं, 10 लोवेस्ट प्राइस ब्लॉगिंग में लिख सकते हैं, या आप मुकाबला करवा सकते हैं, जिस तरह सैमसंग वर्सेस मोबाइल के फीचर्स, इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, इसी पॉइंट के अंदर हमें एक और चीज़ आई थी, इनबाउंड मार्केटिंग। अगर आपको पता है इनबाउंड मार्केटिंग क्या होती है, तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो मैं फिर बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो हैं हमेशा गूगल पर बाय करने के लिए रेडी नहीं होते, वो कुछ सर्च कर रहे होते हैं। यानी कि वो अभी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में होते हैं कि हम कौन-सी चीज़ लें, कौन-सी नहीं लें। तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए इनबाउंड मार्केटिंग बहुत अच्छी चीज़ है, कि पहले जो चीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि मोबाइल फ़ोन आप किसी को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं कि आप उसकी सेल बढ़े, तो वो मोबाइल फ़ोन सेल करने से पहले उसको उसकी वैल्यू क्रिएट करें, उसका कंटेंट क्रिएट करें। उस ब्लॉग में एक ऐसी चीज़ें लिखें कि यूज़र समझे कि ये चीज़ मेरे लिए बेस्ट है, जो उसकी नीड है उसके मुताबिक वो आप जो डिसीजन ले सकें। उसके अलावा आप मोबाइल फ़ोन्स की ई-बुक गाइड्स क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी सर्विस दे रहे हैं आप उसके मुतालिक गाइड्स बनाकर यूज़र को दे सकते हैं, जिससे वो उसको हेल्प मिलेगी। जैसे आप गाइड लिख सकते हैं कि लो बजट मोबाइल बाय करना है किसी ने, तो आप लिखें गाइड टू बाय अ लो बजट मोबाइल फ़ोन। वो आप जब देंगे उसको, उससे पहले आप उसका ईमेल साइन अप करवाएँगे, साइन अप करवाने के बाद उसका नंबर लेंगे। अगर वो नंबर नहीं देता तो ईमेल से भी ठीक है, उसको ईमेल मिलने के बाद आप उसको गाइड फ्री दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके पास उसका डाटा भी आ जाएगा, और आप उसकी जो भी चीज़ें आपकी नई कंटेंट अपलोड होगा, वो उसको डायरेक्टली उसके पास चला जाएगा। उससे आपकी मार्केटिंग भी हो जाती है। ये इनबाउंड मार्केटिंग कहलाती है कि आप अपने ही दायरा-ए-कार में रहते हुए मार्केटिंग कर रहे हैं। यानी आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, किसी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। वो आउटबाउंड मार्केटिंग में चली जाती है चीज़ें। चोरी किसी किस्म की भी हो, वो मना है। चाहे वो कंटेंट की हो या किसी किस्म की भी हो। चोरी करना अच्छी बात नहीं है। तो वेबसाइट पे आप कोई भी कंटेंट डालते हैं तो कोशिश करें वो आप अपना कंटेंट डालें। आप किसी का चोरी किया हुआ है, किसी की वेबसाइट से उठाकर कंटेंट ना डालें, क्योंकि गूगल आपको फ़ौरन आपको वेबसाइट को पेनलाइज़ कर देगा, इंडेक्सिंग करना छोड़ देगा, और फिर आप उस पर एसईओ करना उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कंटेंट लिखने के लिए या तो हायर कर लें किसी राइटर को, या फिर आप कॉपी राइटिंग के ज़रिए सीख सकते हैं, जो कि मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। वो आप पढ़ सकते हैं कैसे कॉपी राइटिंग कर सकते हैं। तो शुरू-शुरू में कॉपी राइटिंग करनी पड़ती है आपको सीखने के लिए, ठीक है, उसके बाद आप अच्छे जो है वो कंटेंट राइटर बन सकते हैं। बाकी अगर आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा है तो आप वैसे भी कंटेंट राइटर बन सकते हैं, अगर किसी चीज़ के बारे में कोई नॉलेज, अच्छी बात है। तो फिर हम बात करें कंटेंट डुप्लीकेशन की, तो अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि कंटेंट हमारा डुप्लीकेट हो रहा होता है। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था आपको कि यूआरएल हमेशा यूनिक होना चाहिए, क्योंकि गूगल हर यूआरएल को न्यू यूआरएल कंसीडर करता है। ठीक है, तो आपको पता खुद नहीं पता होता आपका कंटेंट डुप्लीकेट हो रहा था। ये चीज़ें एसईओ एक्सपर्ट को पता होती हैं। अगर डेवलपर थोड़ा बहुत समझदार हो तो उसे पता होता है कि हर पेज का यूआरएल डिफरेंट होता है, तो गूगल हर पेज को अलग यूआरएल से करता है। इसमें जैसे आप देख सकते हैं यूआरएल की एग्जांपल्स में कि एक क्लॉथ स्टोर है, .pk वेबसाइट है, ठीक है, उसमें एक पेज है बेबी गारमेंट्स का। तो अब यूज़र बेबी गारमेंट्स को जब क्लिक करेगा और उसके आगे फिर आगे चेक करेगा कैश ऑन डिलीवरी पे है कि नहीं है, सर्विस कौन सी इसमें आ रही है, कि सर्विस का मतलब है कितने किस्म की उसमें गारमेंट्स आ रही बेबी के, विंटर के हैं, समर के हैं। फिर आगे दिखा हुआ कैश ऑन डिलीवरी, स्टैट के बाद लास्ट जो थर्ड जो है ना हमारा ड्रेस है उस पर। तो अब ये जो यूआरएल है ये डुप्लीकेट हो रहा है। वो ऐसे हो रहा है कि आपने एक पेज बनाया बेबी गारमेंट्स के लिहाज से, फिर उसमें आपने सर्विसेज और कैश ऑन डिलीवरी के आगे ही उसका पेज मतलब अटैच कर दिया। ये ऐसे हर पेज का यूआरएल डिफरेंट होना चाहिए। बेबी गारमेंट्स आगे आप जा रहे हैं सर्विस पे, सर्विस ही सिर्फ आनी चाहिए। तो ये क्या होता है कि ये सिर्फ जब फिल्टर लग जाते हैं ना, फिल्टर होते हैं, उनको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड नेविगेशन। जैसे आपने वर्ड मोबाइल में देखा होगा या किसी OLX में देखा होगा, फिल्टर्स होते हैं, उनमें मसला आता है। अगर उस फिल्टर को हम अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें, यानी रीडायरेक्शन के ज़रिए यूज़ कर सकें, उसका सोल्यूशन हम देखेंगे आगे, तो मैं बताऊँगा। तो वो ये जो कंटेंट डुप्लीकेशन होता है ये हो रही होती है, लेकिन हमें सामने नहीं पता होता। लेकिन गूगल इन यूआरएल को अलग यूआरएल कंसीडर करता है, यानी कि वो अब देख रहा होता है कि बेबी गारमेंट्स है पहले कंटेंट जो है उसके सेकंड वाला, उसमें थर्ड में भी है, और आगे से वो सर्विस और कैश ऑन डिलीवरी ये एक अलग यूआरएल है। तो ये कंटेंट डुप्लीकेशन हो रही होती है, लेकिन हमें नहीं पता होता।
उसके बाद हम नेक्स्ट जो देखते हैं वो ये होता है कि अगर आपकी वेबसाइट www.cloudstore.com लिखें और ओपन हो रही है, और नीचे वाला जो सेकंड वाला है cloudstore.com वो भी लिखें और दोनों ओपन हो रही हैं, दोनों वेबसाइट एड्रेस से, तो इससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट का जो वेबसाइट के पेजेस हैं वो पूरी की पूरी वेबसाइट डबल हो चुकी है, यानी कि डबल उसके पेजेस बन चुके हैं, जो कि आपको तो नहीं पता होता। आप तो कहते हैं कि हमारी वेबसाइट दोनों एड्रेस से खुल रही ओपन हो रही है। तो गूगल के लिए ये दोनों डिफरेंट एड्रेस है। इसका भी सोल्यूशन होता है, ठीक है, वो भी हम आगे देखेंगे कि कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। इसके नीचे दो जो एड्रेस है लास्ट वाले HTTP और HTTPS, ये भी दोनों जो डिफरेंट URL हैं। तो इन चीज़ का तो खास ख्याल रखना होता है कि आपकी जो वेबसाइट ओपन करनी है, कोई यूज़र ओपन कर रहा है वो HTTP से कर रहा है या HTTPS से कर रहा है, दोनों से ओपन हो रही है, तो आपकी 100% डुप्लीकेशन हुई हुई है आपकी वेबसाइट की। तो इसलिए एक से ओपन होनी चाहिए, HTTPS से या हो या HTTP से हो। तो दोनों से हो रही है तो फिर आपकी जो वेबसाइट पूरी की पूरी जो है वो डुप्लीकेट हो चुकी है। तो इसलिए अच्छा, इसके बाद अब एडवांस एसईओ में हम ब्रोकन लिंक्स आ जाते हैं कि हम ब्रोकन लिंक्स को कैसे फिक्स कर सकते हैं और ब्रोकन लिंक्स होते क्या हैं। जैसा कि आपको पता है कि हर पेज का एड्रेस URL होता है। अगर आपने कोई पेज फर्ज करें डिलीट कर दिया, पेज को डिलीट कर दिया और डिलीट करने से पहले गूगल ने उसको इंडेक्स भी कर लिया है, उससे क्या होगा कि आपका जो पेज डिलीट हुआ है उसका जो एड्रेस होगा वो गूगल पे इंडेक्स होगा, यानी कि वो अवेलेबल होगा। तो जब कोई यूज़र उस एड्रेस पर रीच करेगा, उस एड्रेस को सर्च करेगा, तो उसका जो URL होगा वो जो URL से रिलेटेड कुछ भी नज़र नहीं आएगा, वहाँ पे 404 एरर का शो होगा। तो गूगल क्या करेगा, तो गूगल कहता है कि आपके जो ब्रोकन लिंक्स है ना, यानी कि आपने पेज डिलीट कर दिए हैं, वो अब लिंक्स काम नहीं कर रहे, तो वो आपकी एसईओ पे इफेक्ट करेंगे। यूज़र उस लिंक को ओपन करेगा, उसे वेबसाइट नहीं मिलेगी, तो वो इस साइट छोड़कर चला जाएगा। तो ब्रोकन लिंक्स जो है वो ख़तरनाक चीज़ है। अब इसमें 3 प्रॉब्लम्स हैं ब्रोकन लिंक्स में, कि उससे 3 प्रॉब्लम्स क्या रेज़ हो सकती हैं, यानी कि एसईओ इफेक्ट होती है आपकी, उसके साथ यूज़र आपको छोड़ के चले जाता है, गूगल भी ब्रोकन लिंक्स की वजह से आपको प्रमोट करना बंद कर देता है। जितने ब्रोकन लिंक्स होंगे आपका यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा और यूज़र आपको छोड़ चले जाएगा, तो गूगल आपकी वेबसाइट को प्रमोट करना बंद कर देगा। आप खुद या क्लाइंट की वेबसाइट जो है वो आपने उसमें से आइडेंटिफाई करने हैं, ब्रोकन लिंक्स आइडेंटिफाई करने हैं, उनको फिक्स करना है। आप फिक्स कैसे करना है? आप अगर न्यू वेबसाइट बनाई है या कोई न्यू पेज बनाया है, तो आपने उस वेबसाइट जो पुरानी पेज होगा उसको नए पेज के साथ रीडायरेक्ट कर देना है। सिंपल। हमने डुप्लिकेशन में बात की थी, डुप्लिकेशन में रिडक्शन यूज़ की थी, वो वहाँ तक लिमिट नहीं है, वो इसमें भी यूज़ होगी। क्या आप अगर नया पेज बना दिया और डिलीट जो एड्रेस है वो इंडेक्स हो चुका है गूगल पे, तो उस एड्रेस को रीडायरेक्ट कर दें नए एड्रेस के साथ, ताकि यूज़र उस एड्रेस को एक्सेस भी करे तो नए एड्रेस पे चला जाए। यूज़र को कोई इशू ना हो कि वो कोई कंटेंट उस एड्रेस पे नहीं मिला, तो ये इशू नहीं होना चाहिए। तो ब्रोकन लिंक्स के लिए हम चेक कर सकते हैं, वेबसाइट मतलब है W3C वेबसाइट ब्रोकन लिंक्स, मैं आपको दिखा देता हूँ गूगल पे। उसके अलावा गूगल वेब मास्टर टूल है, जिसमें सारी आपकी वेबसाइट की ऑडिट हो जाती है, ब्रोकन लिंक्स का पता चल जाता है। तो उस पर होपफुली कोशिश करूँगा पूरी वीडियो बनाने की। इस और इसके अलावा वर्डप्रेस में आपको प्लगइन मिल जाएंगे, उसकी वो वहाँ पे नाम से प्लगइन मिल जाएंगे, वो आप वर्डप्रेस में उस प्लगइन के ज़रिए कर सकते हैं। तो हो तो जो है पूरा समझाने का मतलब ये है कि ब्रोकन लिंक्स को आपने ध्यान में रखना है, उनको ख़त्म करना है, उनको फिक्स करना है, ताकि आपकी एसईओ बेटर हो सके। जी, नेक्स्ट फैक्टर पेज लोडिंग स्पीड है। पेज लोडिंग स्पीड जो है उसके बारे में बहुत कॉन्शियस है गूगल, बहुत सीरियस है इस फैक्टर के बारे में, क्योंकि जब तक आपकी वेबसाइट इंस्टेंटली लोड नहीं होगी, यूज़र इंतज़ार करता रहेगा, तो उससे आपकी वेबसाइट की एसईओ पे इफेक्ट होगा, क्योंकि यूज़र जो है आपकी वेबसाइट छोड़ के चले जाएगा और दूसरी वेबसाइट पे चले जाएगा, क्योंकि आपकी पेज लोडिंग स्पीड ही नहीं अच्छी। तो ये इसके लिए गूगल आपको पेनल्टी डालेगा, आपकी पेज को, आपकी वेबसाइट को लोड करना या रैंक करना छोड़ देगा, क्योंकि स्पीड डिपेंड करती है वेबसाइट की लोडिंग पर, वेबसाइट के कंटेंट पर, उसके सर्वर पर भी और उसके कंटेंट पर भी। अच्छा, हम साइज़ का बात करते हैं, कंटेंट की साइज़ की, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इमेज ऑप्टिमाइजेशन।
इमेज ऑप्टिमाइजेशन हम बात कर चुके हैं पहले लास्ट लेक्चर में, क्योंकि इमेज ऑप्टिमाइजेशन ऐसी चीज़ है जो हमें लाजमी करनी होती है, ताकि वो, क्योंकि इमेज लोड होगी तो साथ ऑटोमेटिकली कंटेंट लोड हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो पेज लोडिंग स्पीड है वो उस पर इफेक्ट नहीं आता, वो आप तेज़ी से लोड होती है। अलबत्ता ये काम एसईओ वालों के लिए नहीं होता, लेकिन एसईओ वालों को पता होगा, जो एसईओ कर रहे होंगे उनको पता होगा, तो वो डेवलपर से करवा सकते हैं। डेवलपर ये काम करते हैं, लोडिंग स्पीड अच्छी कोडिंग करते हैं, डिज़ाइनर जो है वो इमेज की जो साइज़ है वो कम करके देते हैं, उसकी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, ठीक है, उसके बाद देते हैं वेबसाइट पर अपलोड करते हैं, जिससे आपकी जो वेबसाइट की अपलोडिंग स्पीड है वो अच्छी हो जाती है। अच्छा, ये 2 रीज़न होती है इसमें, अगर कोई बंदा इसको जो ना इग्नोर कर दे इस लोडिंग स्पीड को, क्योंकि कुछ लोग तो हैं वो इस चीज़ को जानते हुए भी जो है वो इसको कुछ लोग जानते भी नहीं हैं। अच्छा, 2 रीज़न हो सकती हैं इसमें इसको इग्नोर करने की, क्योंकि कुछ लोग जानते ही नहीं है इसके बारे में, और जो लोग दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि जानते भी हैं और उनको फिक्स नहीं करवाना चाहते। क्यों? ये हेक्टिक वाला काम है, इसमें डेवलपर का काम भी आ जाता है, डिज़ाइनर का काम भी आ जाता है, और साथ एसईओ वाला भी काम कर रहा होता है। सो इसको अल्टीमेटली आप ये नहीं करेंगे तो गूगल तो आपको पेनल्टी डालेगा ही डालेगा, और आपके अगर कंपटीटर ने ये काम किया हो तो फिर आपकी रैंकिंग जो है इफेक्ट कर जाएगी। उसके बाद आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडलीनेस वेबसाइट ज़रूर होनी चाहिए। आपको जैसे पता है कि हर बंदे के पास स्मार्टफोन है, आजकल लोग डेस्कटॉप से ज़्यादा मोबाइल से ट्रैफिक आ रही है आपकी वेबसाइट पे, क्योंकि लोगों के हाथ में मोबाइल होता है और वो उसी से आपकी वेबसाइट सर्च करके आपकी वेबसाइट को देख सकते हैं, कंटेंट अपना ले सकते हैं वहाँ से। तो आपकी वेबसाइट जो है वो मोबाइल फ्रेंडलीनेस होनी चाहिए। मोबाइल फ्रेंडलीनेस और मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस में बहुत फ़र्क होता है। अच्छा, उसमें फ़र्क ये होता है कि आपकी मोबाइल फ्रेंडलीनेस का मतलब है कि आपकी मोबाइल अच्छे से लोड हो रही है आपके मोबाइल पर। लेकिन रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब ये होता है कि उसके लोड जो है वो आपकी स्क्रीन के मुताबिक हो रही है, आपकी डिवाइस के मुताबिक हो रही है। डेस्कटॉप पे हो रही है, मोबाइल की डिफरेंट स्क्रीन्स होती है उसके मुताबिक हो रही है, टैबलेट है, आईपैड है, जो भी है वो उसके मुताबिक वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। इसको हम कहते हैं मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस। तो ये दोनों फैक्टर जो है मोबाइल फ्रेंडलीनेस और रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए। अब इनको हम चेक कैसे करेंगे? हम पेज लोड स्पीड को और मोबाइल फ्रेंडलीनेस वेबसाइट कैसे चेक करेंगे कि है कि नहीं है? तो उसके लिए हम गूगल पे चलते हैं, वहाँ पे हम वेबसाइट खोलते हैं और वहाँ चेक करते हैं कि इस स्पीड के बारे में, उसकी फ्रेंडलीनेस के बारे में। चलें जी। जैसे आप देख सकते हैं मैंने अपनी जो है वो स्किल डीजल वाली वेबसाइट जो है ओपन कर ली है। इसका हम जो है वो लिंक कॉपी कर लेते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हम ये खोलते हैं जी developer.google.com, यानी गूगल की तरफ से पेज स्पीड इनसाइट है, उस पर हम जाएंगे और अपने यहाँ पे वो अपना जो यूआरएल है वो पेस्ट कर देंगे। उसके बाद एनालाइज करेंगे कि हमारी जो स्पीड है वो गूगल क्या कहता है उसके बारे में, कि वो अच्छी है या नहीं अच्छी है, वो हम अब चेक करेंगे। थोड़ा टाइम ले रहा है, देखिए जी। अब ये देखिए साइड पे यहाँ पे देखिए जी मोबाइल लिखा हुआ है। मोबाइल के लिहाज से ये जो इसकी 85 जो है वो है स्कोर है इसका, क्योंकि 90 से 100 हो तो बेस्ट होती है। इसी तरह आपको डेस्कटॉप पे देख लेते हैं। डेस्कटॉप पे देखिए 99% है। इसमें आप देख सकते हैं, देखिए सारा पेज कंटेंट स्पीड और अपनी सारा कुछ ना, टाइम टू अट्रैक्टिव कितनी इंटरेक्टिव टाइम में ये लोड हो रही है, ब्लॉकिंग टाइम कितना है 10 नैनो सेकेंड, मतलब अच्छा सा मिली सेकेंड है, मुझे अच्छा इसका जो है वो स्पीड दे रहा है, 0.7 में लोड हो रही है। तो ये सारे इसमें ये चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। इसमें ये सारा बता रहा है, ये चीज़ जो है ना ये डेवलपर का काम है। ये सारा जो कंटेंट वाला सारा डेवलपर काम करेगा इस पर, किसने क्या से जहाँ फ़ोन का मसला कहाँ आ रहा है, ठीक है, उस फ़ोन को सही तरह यूज़ करेगा। इसी तरह मोबाइल में जो चीज़ें मसला कर रही हैं, देखिए इसमें जो टाइम टू अट्रैक्टिव यानी जो इंट्रैक्शन टाइम है वो कम है मोबाइल पर, ठीक है। यहाँ पे स्पीड देखें 3.4 सेकंड ले रहा है। हद तक ये मोबाइल के लिहाज से ठीक है, लेकिन डेस्कटॉप के लिहाज से सही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इसमें कंसीडर की जाएंगी। देखिए लिखा हुआ रिमूव अनयूज जावास्क्रिप्ट जो यूज़ करने हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे रिस्पॉन्सिव टाइम को अब कम करें। सर्वर इमेज जो आप अपलोड कर रहे हैं उसका फॉर्मेट ठीक करें, मतलब ऑप्टिमाइजेशन करें उसकी भी,
तो ये सारी चीज़ इसमें हो रही हैं। अच्छा, उसके बाद हम उसी यूआरएल को यहाँ पेस्ट करेंगे। ये है जी search.google.com मोबाइल फ्रेंडली। ये भी गूगल की तरफ से है मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट के बारे में, आपकी वेबसाइट जो है वो मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं है। तो हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं और इसको हम टेस्ट करते हैं जी कि इसका रिज़ल्ट हमारे पास क्या आता है। तो ये आप यहाँ पे 2 तरीके से कर सकते हैं, यहाँ कोड भी लिख सकते हैं और अपने जो है यूआरएल का भी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जनाब अपने पेजेस को फेच करेगा और टेस्ट करेगा और उसके बाद बताएगा कि ये देखें जी यहाँ लिखा होगा जी पेज इज़ मोबाइल फ्रेंडली, यानी कि आपके सारे पेजेस जो हैं वो मोबाइल फ्रेंडली हैं। ये गूगल की तरफ से बता रहा है और ये अच्छी चीज़ है, तो गूगल खुद बता रहा है हमें। तो जिस तरह आप भी अपनी वेबसाइट अपनी क्लाइंट की वेबसाइट को चेक कर सकते हैं और यहाँ पे जो भी अगर इशू कोई हुआ तो यहाँ पे इशू आ जाएंगे, वहाँ पे आप जाके अपने इशूज़ देख सकते हैं। अपने डेवलपर का काम है तो डेवलपर से रब्ता करें या खुद कर सकते हैं तो अच्छी बात है। तो यहाँ तक आज हमारी एडवांस एसईओ ख़त्म होती है। उसके अलावा बहुत से फैक्टर्स और भी हैं, वो भी आप सर्च कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें, उसमें हम कंटेंट डुप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।